एक आदमी और भीड़ में खड़े लोग आसमान में कुछ अनदेखी चीज को अविश्वास से घूर रहे हैं। अचानक टोक्यो के ऊपर एक फोन की स्क्रीन पर आसमान में एक असंभव संरचना का प्रतिबिंब दिखता है। बादलों में बहुत ऊंचाई पर एक विशाल चमकता हुआ गढ़ प्रकट होता है जो प्रकाश के झिलमिलाते छल्लों से घिरा हुआ है। भीड़ विस्मय में देखती है क्योंकि इस रहस्यमय घटना को उल्टे महल के रूप में पहचाना जाता है। साथ ही जापान भर में ग्रामीण खेतों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक एकाश मोनोलिथ जैसे काल कोठरियां डंजन्स प्रकट होने लगते हैं। इस नए युग में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति इस अराजकता से उभरने लगे। मानवता माना के प्रति जागृत हुई, अविश्वसनीय संसार बदलने वाली शक्तियों को खोलते हुए। जागृत हुए लोगों में सबसे प्रतिभाशाली, विशेषकर जादूगर, धन और प्रसिद्धि के लिए काल कोठरियों को चुनौती देते थे। एक जादूगर की सच्ची क्षमता का आकलन उनकी माना के अद्वितीय रंग से किया जाता था। जहां अधिकांश लोग एक ही रंग का उपयोग करते थे, वहीं दुर्लभ और शक्तिशाली दोहरे रंग का उपयोग करने वाले भी जाने जाते थे, और कुछ में रंगों का एक और भी जटिल और अशुभ संयोजन होता था। कालकोठरियों के अंदर भयानक और शक्तिशाली राक्षस चुनौतियों का इंतजार कर रहे थे। बैंगनी आंखों वाला एक आत्मविश्वासी जादूगर एक राक्षसी जानवर का सामना करते हुए मुस्कुराता है। वो लापरवाही से अपने लक्ष्य की ओर अंधेरे ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट छोड़ता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वो राक्षस भाला डीमंस लैंस नामक एक शक्तिशाली जादू करने की तैयारी करता है। अंधेरे जादू का भाला हवा में तेजी से जाता है और पंख वाले दानव से टकराता है। प्राणी चीखता है क्योंकि शक्तिशाली जादुई हमला उसे फाड़ देता है। वो खूबसूरती से उतरता है। उसका दुश्मन शक्ति के शानदार प्रदर्शन में पराजित हो जाता है। कहीं और सफेद बालों वाला एक युवक एक भारी उदास अभिव्यक्ति के साथ चलता है। अचानक वो लाल ऊर्जा के एक भटके हुए विस्फोट से टकराता है जो उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। कुरसाकी काई, जिसे बैंगनी राजा के रूप में पहचाना जाता है, वो शक्तिशाली जादूगर उस पर छा जाता है और उसे कुछ उठाने का आदेश देता है। ये सफेद बालों वाला लड़का इस दुनिया में एक पूरी तरह से दुर्लभ प्राणी साबित होता है। वह रंगहीन है। जादुई प्रतिभा की कमी के बावजूद वो एक जादूगर बनने के अपने सपने से मजबूती से चिपटा हुआ है। जीवित रहने के लिए वो अन्य जादूगरों के लिए काल कोठरी की मूल्यवान चीजें ढोने वाले एक कुली पोर्टर के रूप में काम करता है। वो एक माना क्रिस्टल को कसकर पकड़े हुए है। उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध, अटूट, दृढ़ संकल्प की है। कुछ देर बाद एक पार्टी दो विशाल अशुभ दरवाजों के सामने पहुंचती है। अंदर पार्टी का एक सदस्य आत्मविश्वास से कहता है कि वे बॉस के कमरे में पहुंच गए हैं और आसान जीत की उम्मीद करते हैं। एक भारी धप थूट की गूंज कक्ष में होती है क्योंकि विशाल दरवाजे खुलने लगते हैं। काई की पार्टी विशाल गोलाकार बॉस कक्ष में प्रवेश करती है, युद्ध के लिए तैयार। उनके सामने काल कोठरी का बॉस क्रोनोस, जो समय और स्थान का देवता है, प्रकट होता है। उसका स्तर अज्ञात है। काई उपहास करता है। अप्रभावित होकर जादुई शक्ति एकत्र करते हुए वो दिव्य प्राणी को खारिज कर देता है। वो तुरंत भगवान पर छायादार प्रक्षेपास्त्रों की एक झड़ी लगा देता है। काई एक और शक्तिशाली हमले के साथ हमला करता है जिसे वो दानव संहार डीमन स्लेन कहता है, लेकिन क्रोनोस आसमानी ब्लेडों की एक झड़ी के साथ पूरे हमले को सहजता से रोक देता है। भगवान पूरी तरह से अविचलित रहता है। उसकी चमकती आंखें अपने विरोधी पर टिकी हुई हैं। काई पूर्ण अविश्वास में घूरता है। उसका अहंकार तुरंत सदमे से बदल जाता है। क्रोनोस की आंखें अत्यधिक और भयानक शक्ति से चमकती हैं। एक जबरदस्त दबाव अचानक काई को कुचल देता है क्योंकि एक भयानक लाल आभा उसे घेर लेती है। लाल रंग की एक चकाचौंध भरी चमक में एक तरफा लड़ाई एक क्रूर नरसंहार बन जाती है। पार्टी के बाकी दो सदस्य खून से सने हुए पूर्ण भय में देखते हैं। जैसे ही उसके साथी उसके आसपास गिरते हैं, सफेद बालों वाला लड़का नरसंहार के बीच जम जाता है। वह पूर्ण भ्रम में विनाश को घूरता है, मुश्किल से यह समझ पा रहा है कि क्या हुआ। कांपते हुए वह अविश्वास में बड़बड़ाता है कि यह असली नहीं हो सकता। वह भयानक ढंग से महसूस करता है कि पौराणिक बैंगनी राजा काई एक ही पल में हार गया। बचे हुए जादूगर चीखते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत काट दिए जाते हैं। क्रोनोस शवों के ऊपर निष्क्रिय खड़ा रहता है। कमरा अब शांत है। अंतिम हमले की शक्ति लड़के को लड़खड़ाती हुई पीछे धकेलती है। अकेले बचे होने के कारण क्रोनोस उसका सामना करता है और उसके रंगहीन स्वभाव पर टिप्पणी करता है। हार मानने से इनकार करते हुए उसका दिमाग दौड़ता है क्योंकि उसका हाथ गिरी हुई तलवार पर बंद हो जाता है। अवज्ञा के अंतिम उछाल के साथ वो ब्लेड उठाता है और चीखता है कि वो मरने से इनकार करता है। क्रोनोस लड़के पर छा जाता है, उसकी अवज्ञा का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि एक रंगहीन प्राणी उससे मुकाबला करने की हिम्मत क्यों कर रहा है। अकाट्य बाधाओं के बावजूद वो अपने संकल्प को मजबूत करता है, सोचता है कि वो हार नहीं मान सकता। क्रोनोस लड़के की इच्छा शक्ति से मनोरंजित प्रतीत होता है। बहुत अच्छा के सरल शब्द के साथ शांति से चुनौती स्वीकार करता है। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से जलती हैं क्योंकि वो लड़के की आत्मा का परीक्षण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। एक चमक में ऊर्जा का एक भयानक लाल ब्लेड प्रकट होता है और उसे भेद देता है। खून उसके चेहरे पर छींटता है
क्योंकि वो दर्द और सदमे में नीचे घूरता है। एक आंतों की चीख खामोशी को तोड़ देती है क्योंकि वो असहनीय दर्द से चिल्लाता है। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है, पूर्ण भ्रम में अपनी छाती पकड़ता है। उसकी आंखें पूर्ण अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो महसूस करता है कि घातक घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। अप्रभावित, क्रोनोस अपने हाथों में नर्क की आग हेलफायर के एक घूमते हुए ढेर को केंद्रित करना शुरू कर देता है। वह एक अस्थायी नरक टेम्परल इन्फर्नो को उजागर करता है। उसके चारों ओर एक आग वाली घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती हैं। जादुई लौ की एक विनाशकारी धार उसे भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही लपटें करीब आती हैं, क्रोनोस क्रूरता से उसे अपनी शक्तिहीनता पर सोचने का समय देता है। वो निराशा की नर्क की लपटें हेलफायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर के रूप में जाने जाने वाले अपरिहार्य हमले से पूरी तरह से घिर जाता है। क्रोनोस एक शिकारी मुस्कान के साथ देखता है, ये देखने के लिए उत्सुक है कि लड़का अब क्या करेगा। नरक के बीच एक जलती हुई तलवार दिखाई देती है और वो सोचता है कि क्या उसने इसे स्वयं बनाया है। हताशा से प्रेरित होकर वो बाहर पहुंचता है और जलते हुए हथियार के मूठ हिल्ट को पकड़ लेता है। एक अवज्ञापूर्ण चीख गूंजती है क्योंकि वो भारी शक्ति को चलाने के लिए संघर्ष करता है। वो दहाड़ना जारी रखता है, अपनी पूरी जीवन शक्ति को अस्थिर ब्लेड में उड़ेलता है। तीव्र ऊर्जा उसे अंदर से फाड़ने की धमकी देती है। वो चिल्लाता है क्योंकि जिस नर्क की आग को वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है वो उसके मांस को जला देती है। क्रोनोस शांति से जलते हुए तमाशे का निरीक्षण करता है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है। एक अंतिम सब कुछ या कुछ भी नहीं के झटके के साथ वो जलती हुई तलवार को क्रोनोस की छाती में गहराई तक धकेल देता है। झुलसा हुआ और खून बहता हुआ वो एक भयानक मुस्कान प्रबंधित करता है, जानता है कि उसने एक ठोस वार किया है। क्रोनोस वास्तविक आश्चर्य में नीचे देखता है, ये स्वीकार करते हुए कि लड़के ने एक वार करने में सफलता प्राप्त की। देवता का शांत मुखौटा आखिरकार टूट जाता है। उसकी जगह शीतलता से भरी भयंकर क्रोध का भाव आ जाता है। लड़के पर भय की एक लहर दौड़ जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने अपने विरोधी को केवल गुस्सा दिलाया है। क्रोनोस उस हमले को एक अच्छा मनोरंजन बताकर खारिज कर देता है, जबकि घाव धुएं में गायब हो जाता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह से पराजित। उसका अंतिम प्रयास भी कुछ नहीं था। कांपते हुए उसका दिमाग अपनी स्थिति की भयानक सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देता है। उसके विचारों में एक भयानक सवाल गूंजता है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूं? जैसे ही वो अपने भाग्य के सामने खुद को समर्पित कर देता है, उसके सामने एक चमकदार नीली स्क्रीन प्रकट होती है। एक सिस्टम अलर्ट पुष्टि करता है कि क्रोनोस की उपस्थिति उसके काले कौशल ब्लैक स्किल पर लगी मुहर सील को हटा रही है। वह अचानक एक नई शक्ति प्राप्त करता है, अतिरिक्त कौशल अवशोषण, स्किल ड्रेन। एक अज्ञात शक्ति उसके अंदर से उमड़ती है और उसकी आंखें एक मंद प्रकाश से चमकने लगती हैं। दर्द में अपना सिर पकड़ते हुए वो एक छिपी हुई क्षमता को उजागर करता है जिसके बारे में वो कभी नहीं जानता था। उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे अस्थायी ऊर्जा डार्क टेम्परल एनर्जी के एक घूमते हुए भंवर में घुल जाती है। पहली बार क्रोनोस सदमे और रोष में चिल्लाता है क्योंकि वास्तविकता उधड़ना शुरू कर देती है। प्रतिगमन रिग्रेशन का निष्पादन हो रहा है। समय घूमती हुई घड़ी के चेहरों और टूटे हुए गियरों के एक अराजक तूफान में बिखर जाता है। प्रकाश स्वयं झुकता और टूटता है क्योंकि उसकी चेतना को हिंसक रूप से अतीत में खींचा जाता है। वो एक तेज हाफ के साथ जागता है, खुद को बिस्तर पर सीधा बैठा पाता है, अपने हाथों को घूर रहा है। उसे सदमे से एहसास होता है कि वो अपने छोटे रूप में लौट आया है। क्रोनोस की क्रोधित होती हुई चीख तुम कमीने समय के शून्य में गूंजती है। सिस्टम दोहराता है कि प्रतिगमन निष्पादित हो रहा है, अतीत की उसकी यात्रा को सीलबंद कर रहा है। अनगिनत घड़ियों की सुइयां अदम्य गति से पीछे घूमती हैं। ब्रह्मांडीय प्रतिगमन कॉस्मिक रिवाइंड अंतरिक्ष को खंडित रंग और प्रकाश के धुंधलेपन में विकृत कर देता है। अस्थायी तूफान आखिरकार शुद्ध नीली ऊर्जा के एक पल में शांत हो जाता है। एक रहस्यमय आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसे सूचित करती है कि वो अब क्रोनोस को हराने में सक्षम है। उसका प्रतिगमन एक अंतिम झटके के साथ पूरा होता है क्योंकि वो अपने पुराने कमरे में पूरी तरह से जाग जाता है। चौड़ी आंखों से उसे एहसास होता है कि वो छोटा हो गया है। वो अविश्वास में अपना चेहरा छूता है, असंभव को समझने की कोशिश कर रहा है। बाहर से देखने पर वो अपने बिस्तर पर बैठता है क्योंकि एक नई सुबह शुरू होती है। उसका भ्रमित विचार एक उज्ज्वल नीले आकाश में गूंजता है। एक याद चमकती है जिसमें एक हाईटेक तैरता हुआ टॉवर आसमान में दिखाई दिया था। असंभव संरचना की छवि उसके दिमाग में अंकित हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो शानदार टॉवर धीरे धीरे एक भ्रष्ट कालेपन से दागदार हो गया था। जब भ्रष्टाचार पूरा हो गया तो उसके अंदर एक रहस्यमय चमकता हुआ दरवाजा खुल गया। उसे याद आता है कि उस दरवाजे के परे समय और स्थान का देवता छिपा था। उसे एहसास होता है कि ये उसी भाग्यशाली लड़ाई के दौरान था कि उसने वापस लौटना कौशल चुराया था। प्रतिगमन की अराजक अंधेरी ऊर्जा उसकी याददाश्त में घूमती है। अपना फोन देखकर वो पुष्टि करता है कि तारीख 27 सितंबर 2024 है। अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए वो पुष्टि करता है कि वो वास्तव में अतीत में लौट आया है। उसे अपने पिछले जीवन की निराशा याद है।
10 वर्षों में एक भी कौशल जागृत न करने पर भी अब एक नई आशा उभरती है, क्योंकि वो अपनी नई क्षमता कौशल अवशोषण के बारे में सोचता है। उसके फोन पर एक अधिसूचना नोटिफिकेशन उसे याद दिलाती है कि आज जादूगर परीक्षा मेज एग्जाम का दिन है। दृश्य टोक्यो जादूगर संघ मुख्यालय जादूगरों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी में बदल जाता है। अब अंदर वो टिप्पणी करता है कि इमारत अभी भी नई लगती है, याद करते हुए कि ये 7 साल अतीत में है। 2 परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, ओ स्तर 37 और गोटो स्तर 36। वो तुरंत उन्हें अपने भाई के चापलूस के रूप में पहचान कर भौहें चढ़ाता है। गोटो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो फिर से परीक्षा देने की योजना बना रहा है, इसे रंगहीन के लिए व्यर्थ बता रहा है। परीक्षा में बार बार विफल होने की एक दर्दनाक याद सतह पर आती है, अपने सपने को छोड़ने में असमर्थ। झटके से वो उनके हाथों को दूर धकेलता है और उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। गोटो उसके रवैये पर उपहास करता है, क्योंकि वो दूर चला जाता है, उसे सिर्फ एक रंगहीन कहकर खारिज कर देता है। बी रैंक जादूगर हिनाता रैना स्तर 27। हिनाता एक थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ अपने कागजात से ऊपर देखती है, उसे तुरंत पहचान लेती है। वो चेतावनी देती है कि वो खुद को मरवा लेगा, लेकिन वो आत्मविश्वास से उसे आश्वासन देता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। दृश्य परीक्षा क्षेत्र के अंदर बदल जाता है। वो और हिनाता एक विशाल चमकते हुए द्वार के सामने खड़े हैं, जो काल कोठरी की ओर जाता है। वो अपने संकल्प को मजबूत करता है और पुष्टि करता है कि वो शुरू करने के लिए तैयार है। उद्देश्य घोषित किया जाता है, पास होने के लिए गॉब्लिन से 3 जादुई पत्थर एकत्र करें। वो चमकते हुए गेट से अंदर कदम रखता है, आत्मविश्वास से कि कौशल वाले किसी व्यक्ति के लिए ये आसान होगा। एक अंधेरा अशुभ विचार उसके दिमाग को भर देता है, बस आज के लिए कदम स्टॉम्प। एक राक्षसी पैर जोर से नीचे गिरता है, एक भयानक लाल आभा निकलती है। एक डरावनी मुस्कान के साथ एक अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली राक्षस दिखाई देता है, माइनस कुछ ऐसा जो स्तर 1 काल कोठरी में नहीं होना चाहिए। वो अपने भयों की पुष्टि करता है जैसे ही प्राणी की पहचान होती है। लाल टोपी रेड कैप स्तर 37। एक युवती डर से चिल्लाती है, कुरसाकी नाम के किसी व्यक्ति को भागने के लिए कहती है। कुरसाकी पसीना बहाता है, महसूस करता है कि उनके बीच स्तर का अंतर बहुत अधिक है। उसे प्रतिगमन से पहले का यह क्षण याद आता है, जब हिनाता ने प्राणी से लड़ाई की थी, तो उसकी याददाश्त इसकी पुष्टि करती है। हिनाता इस राक्षस के खिलाफ जीत नहीं पाई थी। उसे पूरी तरह से अभिभूत होने पर उसके घोर सदमे का रूप याद आता है। लाल टोपी का हमला हिनाता को प्रकाश की एक शानदार चमक में पीछे की ओर उड़ा देता है। विस्फोटक प्रभाव गुफा में गूंजता है। उसे गुफा के फर्श पर टूटी हुई और खून बहती हुई हिनाता मिली थी। एक अस्पताल के बिस्तर पर अचेत पड़ी, मशीनों द्वारा जीवित रखी गई उसकी याद उसके दिमाग में कौंधती है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, उसके भाग्य के लिए अपनी पिछली अक्षमता को दोषी ठहराता है। वर्तमान में लाल टोपी एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन कुरसाकी की आंखें नई शक्ति और दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। लाल टोपी गति की धुंध में आगे बढ़ती है, उसे मारने के लिए तैयार। कुरसाकी अपनी जगह पर डटा रहता है। एक चमकता हुआ खंजर उसके हाथ में प्रकट होता है, क्योंकि वो शपथ लेता है कि इस बार अलग होगा। कुरसाकी अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करता है, ये महसूस करते हुए कि लाल टोपी के पास एक ऐसा कौशल है जो उसकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। उसे याद आता है कि प्राणी की शक्ति इतनी विशाल है कि सामान्य हमले पूरी तरह से अप्रभावी हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगती है। धड़ाम! वो सीधे लाल टोपी के जबड़े पर एक ठोस मुक्का मारता है। कुरसाकी की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वो इस्पात जैसे दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भींचता है। उस वार से संभलते हुए लाल टोपी की आंख एक दुर्भावनापूर्ण लाल रोशनी से चमकती है। राक्षस क्रोध में दहाड़ता है, वापस वार करने की तैयारी में एक शक्तिशाली आभा छोड़ता है। लड़खड़ाया हुआ लाल टोपी पूर्ण भ्रम में देखता है। एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट होती है जो पुष्टि करती है कि उसके शारीरिक आंकड़े में सुधार हुआ है। राक्षस का सामना करते हुए कुरसाकी सोचता है कि उसे बस उसका कौशल चुराना है। चमकदार रोशनी के एक झटके में लाल टोपी को 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। कुरसाकी घोषणा करता है कि अपने कौशल के बिना प्राणी मांस के एक लोथड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। हिनाता पूरा आदान प्रदान देखती है, पूरी तरह से हक्की बक्की। अंधेरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती है, क्योंकि वो अपनी अद्वितीय क्षमता कौशल अवशोषण को सक्रिय करता है। नई शक्ति को महसूस करते हुए वो स्वीकार करता है कि ये कितना अद्भुत है। हिनाता अविश्वास में उसकी ओर मुड़ती है, पूछती है कि ये कैसे संभव था। वो झिझकता है, तय करता है कि काले कौशल के बारे में कुछ भी उल्लेख न करना बेहतर है। क्रोधित हिनाता उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और उसकी जीत को महज एक संयोग बताकर खारिज कर देती है। वो जल्दी से शांत हो जाती है और घोषणा करती है कि एक अनियमित इर्रेगुलर के प्रकट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुरसाकी पराजित लाल टोपी के अंधेरे घुलते हुए अवशेषों पर खड़ा है। वो उसके द्वारा गिराए गए बड़े जादुई पत्थर को उठाता है, ये देखते हुए कि अनियमित को अभी तक प्रकट नहीं होना चाहिए था। अपने मूल लक्ष्य को याद करते हुए
उसे एहसास होता है कि उसे पास होने के लिए अभी भी 2 और माना पत्थरों की आवश्यकता है। घबराकर हिनाता चिल्लाती है कि ये उसका समय नहीं है और उसे खतरे की चेतावनी देती है। तभी चमकती लाल आंखों वाले 2 गॉब्लिन छाया से बाहर निकलते हैं। राक्षस क्रूरता से गुर्राते हैं क्योंकि वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गति की धुंध में कुर्साकी आसानी से दोनों गॉब्लिन को काट देता है। वो बिना किसी दूसरी सोच के उनके गिरे हुए शवों के पास से गुजरता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वो 3 आवश्यक पत्थर ऊपर उठाता है और पूछता है कि क्या वो उन्हें ले जा सकता है। टोक्यो जादूगर संघ की हलचल भरी लॉबी में वापस वो अपने परिणामों की प्रतीक्षा करता है। उसे कुर्साकी रे नाम वाला अपना आधिकारिक सी रैंक लाइसेंस प्राप्त होता है। रे अपने दयनीय पिछले जीवन को याद करता है जहां वो 10 वर्षों तक महज एक कुली था। अपने नए पहचान पत्र को देखते हुए वो उपलब्धि की भावना महसूस करता है। आखिरकार एक जादूगर बन गया है। एक परिचर उसके द्वारा एकत्र किए गए माना पत्थरों के विनिमय की प्रक्रिया समझाता है। एक इन्फोग्राफिक विस्तार से बताता है कि माना पत्थर एक मूल्यवान उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें लाभ के लिए बेचा जा सकता है। रे रसीद की जांच करता है, ये सोचते हुए कि A- रैंक राक्षस के पत्थर से एक ठीक ठाक आय मिलनी चाहिए। वो ये देखकर चौंक जाता है कि लाल टोपी की वस्तु 30 लाख की है। चौंकाने वाली राशि उसके दिमाग में गूंजती है। 30 लाख। हिनाता हंसती है, टिप्पणी करती है कि जादूगर बहुत कमाते हैं और रे से कहती है कि वो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अब एक पंजीकृत जादूगर रे एक विशाल चमकते नीले कालकोठरी द्वार के सामने खड़ा है। वो अपना हाथ बढ़ाता है, द्वार के होलोग्राफिक इंटरफेस को छूता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि द्वार उसके लिए आरक्षित है। कुर्साकी रे, रैंक C। वो सोचता है कि अपने पिछले जीवन में वो कभी भी अकेले एक कालकोठरी में प्रवेश नहीं कर पाया था। जीवन समर्थन पर हिनाता को याद करते हुए उसे बचाने का उसका संकल्प मजबूत होता है। उसकी उज्ज्वल खुश मुस्कान की एक याद उसके दिमाग में कौंधती है। नए दृढ़ संकल्प के साथ रे कसम खाता है कि इस बार वो भविष्य बदल देगा। नीली ऊर्जा उसकी हथेली में जमा होती है क्योंकि वो एक नए कौशल माना को सक्रिय करता है। रे खुद को संभालता है, नीले माना की एक कड़कती हुई ढाल में लिपटा हुआ। अचानक कालकोठरी के प्रवेश द्वार से एक आवाज पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है, जिससे रे चौंक जाता है। ये गोटो और ओ हैं जो मजाक उड़ाते हुए सवाल करते हैं कि एक रंगहीन जादूगर अकेले कालकोठरी में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों करेगा। रे शांति से कहता है कि उसने परीक्षा पास कर ली है और उसे वहां होने की पूरी अनुमति है। धड़ाम। एक हाथ क्रूरता से उसके बालों को पकड़ लेता है। गोटो तिरस्कार करता है क्योंकि वो रे को बंदी बनाए रखता है, उसके कथित कौशल को दिखाने की मांग करता है। रे आंतरिक रूप से नोट करता है कि उसका माना मुक्का, माना हैंड, माना का एक भौतिक संपीड़न है जिसे तोड़ने के लिए एक साधारण वृद्धि कौशल बहुत कमजोर है। ये सोचते हुए कि उसके पास एक योजना है, रे अपना पैर जमाता है, जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। वो चमकदार रोशनी के एक झटके के साथ गोटो के चेहरे पर एक विनाशकारी मुक्का मारता है। कफ कक। गोटो पीछे हटता है, पूरी तरह से सदमे में उसकी नाक से खून बह रहा है। एक सिस्टम अधिसूचना पुष्टि करती है कि उसका माना मुक्का कौशल अक्षम कर दिया गया है। दोनों गुंडे अविश्वास में घूरते हैं क्योंकि रे एक बार फिर एक शक्तिशाली नीली आभा से घिरा हुआ है। तीव्र ध्यान के साथ रे अपने माना मुक्का कौशल को पुनः सक्रिय करता है। उसके शरीर से नीली ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर फूटती है। गोटो पूर्ण अविश्वास में घूरता है, आखिरकार ये महसूस करता है कि रे ने कौशल जागृत कर लिए हैं। वो आगे बढ़ता है, रे को अहंकारी न होने की चेतावनी देता है क्योंकि वो अपना हमला तैयार करता है। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ वो एक शक्तिशाली फायरबॉल जादू छोड़ता है। रे अपनी मुट्ठी में एक सुनहरी आभा को चैनल करके एक और क्षमता को सक्रिय करके जवाबी हमला करता है। उसका चमकता हुआ मुक्का एक आग जैसे विस्फोट में फायरबॉल से टकराता है। शुद्ध दृढ़ संकल्प के साथ रे सीधे जादुई हमले से गुजरता है। मुक्का फायरबॉल को तोड़ देता है और ओ की रक्षा करने वाले नीले अवरोध ब्लू बैरियर से टक्कर मारता है। गोटो डर में देखता है क्योंकि अवरोध चटक जाता है, ये महसूस करते हुए कि रे के पास शारीरिक वृद्धि भी है। ओ पराजित होकर जमीन पर पड़ा है, पूर्ण भ्रम में रे को घूर रहा है। रे उस पर छा जाता है, जोर से आश्चर्य करता है कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी दोहरे रंग के होने से चौंक गया है। गहरी कड़कती बैंगनी ऊर्जा रे के खुले हाथ में जमा होने लगती है। ऊर्जा एक घूमते हुए लाल गोले में संघनीभूत कंडेंसेस होती है क्योंकि वो घोषणा करता है कि उसके पास एक और रंग है। डर से हकलाते हुए ओ को एहसास होता है कि रे के पास एक तीसरा रंग है, कुछ ऐसा जिसे असंभव माना जाता था। रे निशाना साधता है, ऊर्जा के गहरे लाल रंग के गोले को छोड़ने की तैयारी करता है। हमला ओ से टकराता है जो दर्द में चिल्लाता है। गोटो डर में पीछे देखता है, उसकी अपनी रक्षात्मक आभा अभी भी सक्रिय है। अस्थिर लाल ऊर्जा को पकड़े हुए रे ठंडे ढंग से पूछता है कि क्या वे अभी भी लड़ना चाहते हैं। भयभीत वे माफी चिल्लाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं।
रे उन्हें जाते हुए देखता है, चिंता करता है कि अगर काई नाम के किसी व्यक्ति को पता चला तो ये ठीक नहीं होगा। एक दर्दनाक याद सतह पर आती है जिसमें काई नाम का एक भयानक व्यक्ति था जिसने उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया था। याद में काई को रे के सिर पर अपना जूता रखे हुए विजयी खड़ा दिखाया गया है। रे को याद आता है कि काई पहले से ही स्तर 50 का जादूगर है और जानता है कि अगर उसके नए कौशल का पता चला तो वो कुचल जाएगा। उसके विचार एक अशुभ उच्च स्तरीय कालकोठरी की ओर मुड़ते हैं जिसे जल्द ही अनलॉक किया जाना निर्धारित है। कालकोठरी द्वार के सामने खड़े होकर उसका संकल्प स्पष्ट है। अभी के लिए रे तय करता है कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता जितनी जल्दी हो सके अपना स्तर बढ़ाना है। वो झिलमिलाते नीले पोर्टल से कदम रखता है, कालकोठरी में प्रवेश करता है। अंदर वो सोचता है कि स्तर ऊपर उठाना कौशल सीखने और अपने माना नियंत्रण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। फूश! गुफा के गहरे अंदर से आग का एक अचानक विस्फोट होता है। एक जबरदस्त हुड वाला प्राणी दिखाई देता है, एक स्तर 38 लॉ जादूगर फ्लेम विजर्ड। रे संघर्ष करता है, मुश्किल से अपना एक अस्थिर फायरबॉल पैदा करने में सफल होता है। इसके विपरीत लॉ जादूगर आसानी से शक्तिशाली फायरबॉलों की एक बौछार को बुलाता है। रे मुंह बनाता है, उनके स्तर के अंतर से पैदा हुए इमेंस शक्ति अंतराल को स्वीकार करता है। लॉ जादूगर अग्नि हमलों की एक लगातार धारा छोड़ता है। लपटों के भंवर से घिरा रे खुद का बचाव करने की तैयारी करता है। लाल ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण कालकोठरी के अंधेरे को चीरती है। धड़ाम! रे अपनी शक्तिशाली लात से आग के विस्फोट का जवाब देता है। वो स्थिति का आकलन करता है, जानता है कि वो सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकता, लेकिन उसकी निर्धारित आंखों में एक विचार की चमक पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि स्तर चाहे जो भी हो, हर विरोधी में एक बुनियादी कमजोरी होती है। वो कौशल का उपयोग करने के ठीक बाद के संक्षिप्त क्षण में लॉ जादूगर का अवलोकन करता है। उसे एहसास होता है कि हमले के ठीक बाद हमेशा एक संक्षिप्त खुलापन ब्रीफ ओपनिंग होता है। 2 छोटे सेकंड के लिए राक्षस शक्तिहीन हो जाता है। अपनी मुट्ठी के चारों ओर सुनहरी आभा के साथ वो हमला करने के लिए दौड़ता है। वो हैरान लॉ जादूगर पर सीधा वार करता है। रे नोट करता है कि प्राणी की छड़ी स्टाफ ही हमले का एकमात्र साधन है। क्रोधित लॉ जादूगर गुर्राता है, अपने हथियार के बिना पलटवार करने की तैयारी करता है। राक्षस सदमे में देखता है क्योंकि रे अपनी क्षमता को सक्रिय करता है, आत्मविश्वास से कि वो उसकी शक्ति चुरा सकता है। लॉ जादूगर फायरबॉल मंत्रों की एक अंतिम हताश बौछार छोड़ता है। मंत्र विनाशकारी आग के एक विशाल घूमते हुए भंवर में अभिसरित होते हैं। जैसे ही हमला उस पर आ पड़ता है, रे के सामने एक सिस्टम अधिसूचना बजती है। अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला पुष्टि करती है कि वो एक ही पल में कई स्तर ऊपर उठ गया है। वो सोचता है कि कैसे कौशल अवशोषण विशाल अनुभव लाभ के लिए उच्च स्तरीय राक्षसों को हराना आसान बनाता है। कालकोठरी के अगले भाग की ओर देखते हुए वो एक नया लक्ष्य निर्धारित करता है, स्तर 30 तक पहुंचना। वो तेजी से एक और राक्षस को काट देता है, एक और स्तर प्राप्त करता है। वो एक विशालकाय लाल दानव का सामना करते हुए अपनी लगातार चढ़ाई जारी रखता है। दुश्मनों से घिरा रे आत्मविश्वास से मुस्कुराता है क्योंकि स्तर ऊपर होने की अधिसूचनाएं आती रहती हैं। वो अपनी स्थिति की जांच करता है, अपनी अविश्वसनीय स्तर की गति को स्वीकार करता है, लेकिन वो कुछ चिंता के साथ नोट करता है कि आवश्यक अनुभव काफी बढ़ रहा है। निचली मंजिलों को साफ करने के बाद रे बॉस रूम के विशाल दरवाजों पर आता है। भारी पीसते हुए विशाल पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। वो विशाल कक्ष में कदम रखता है जहां अंधेरे में एक खतरनाक छाया मंडरा रही है। कालकोठरी के अंतिम संरक्षक के पैरों के चारों ओर हरी गलित ऊर्जा नेक्रोटिक एनर्जी घूमती है। वो खुद को स्तर 45 के खोपड़ी दानव स्कल डीमन के सामने पाता है, जिसके दोनों ओर स्तर 30 के 2 इम्प्स खड़े हैं। खोपड़ी दानव अपने छोटे पंख वाले साथियों पर खतरनाक ढंग से छाया हुआ है। ये महसूस करते हुए कि वे सभी उच्च स्तर के हैं, रे जानता है कि उसका एकमात्र मौका उनके कौशल को चुराना है। सुनहरी आभा में लिपटा वो सिर के बल बॉस की लड़ाई में आवेश करता है। वो कक्ष से होते हुए बुनाई करता है, पलक झपकते ही राक्षसों तक की दूरी को बंद कर देता है। वो मुख्य बॉस को लक्ष्य बनाता है। उसकी मुट्ठी नीले माना से कड़कड़ा रही है क्योंकि वो पहले वार के लिए जाता है। अचानक उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण सदमे में बदल जाती है। खोपड़ी दानव की रक्षा करने वाले एक झिलमिलाते षटकोणीय अवरोध हेक्सागनल बैरियर द्वारा उसका मुक्का ठंड से रोक दिया जाता है। वो महसूस करता है कि उसके शारीरिक हमले अंदर नहीं जा सकते। वो समस्या को समझता है, माना अवरोध उसे कौशल अवशोषण का उपयोग करने से रोक रहा है। खोपड़ी दानव एक गला घोंटने वाली दहाड़ निकालता है, पलटवार करने की तैयारी करता है। यह अविश्वसनीय गति के साथ आगे बढ़ता है। उसके पंजे सीधे रे की ओर लक्षित होते हैं। दांत पीसते हुए रे अवरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने का संकल्प लेता है। वो तय करता है कि उसके पास एक अलग अधिक कठोर उपाय का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अवरोध को तोड़ने के लिए वो अन्य राक्षसों में से एक को कुछ उपयोगी चीज से वंचित करने की योजना बनाता है। एक नई योजना बनती है। उसके पास अभी तक सही शक्ति नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इसे कहां से प्राप्त करना है। वह तुरंत लक्ष्य बदलता है, कमजोर इम्प में से एक की ओर दौड़ता है।
वो एक ठोस मुक्का मारता है, छोटे दानव को हैरान करता है। जैसे ही इम्प डगमगाता है, रे का हाथ गहरे लाल रंग की ऊर्जा से चमकता है, कौशल अवशोषण को सक्रिय करता है। इम्प सदमे में चीखता है क्योंकि वो महसूस करता है कि उसकी शक्ति छीन ली जा रही है। अब उसके कौशल से लैस रे मुड़ता है और खोपड़ी दानव पर एक शक्तिशाली फायरबॉल छोड़ता है। विस्फोट उसके हाथ से तेजी से निकलता है, सीधे बॉस के अवरोध पर लक्षित होता है। फिर वो तुरंत एक नया जादू, एक कड़कड़ाता हुआ बर्फीला भाला आइसलांस जादू करता है। रे एक साथ चुराए गए फायरबॉल और अपने नए जादू किए गए बर्फीले भाले को छोड़ता है। वह खूबसूरती से उतरता है, खोपड़ी दानव के अगले कदम के लिए तैयार है। खोपड़ी दानव एक जादुई घेरा, मैजिक सर्कल जादू करता है, अपने विनाशकारी हमले की तैयारी करता है। बॉस शांति से नोट करता है कि उसके पराजित इम्प को तुरंत फिर से बुलाया जाएगा। जैसे ही इम्प पुनः प्रकट होता है, रे को एहसास होता है कि जबकि सामान्य रूप से ये उसके लिए परेशानी भरा होता, राक्षसों की ये अंतहीन आपूर्ति वास्तव में काफी सुविधाजनक है। वह तुरंत पुनः प्रकट हुए इम्प पर हमला करता है, ये जानते हुए कि ये उसका मौका है। वो स्तर 28 तक पहुंच जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो अनुभव के लिए अनंत रूप से पुनः प्रकट होने वाले सहायक इन्फिनिटली रिस्पॉनिंग मिनियन को फार्म कर सकता है। अधिसूचना को घूरते हुए वो इतनी तेजी से स्तर बढ़ने के निहितार्थों इम्प्लीकेशंस पर विचार करता है। नई सिस्टम अधिसूचना पुष्टि करती है कि वह माना नियंत्रण के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक पहुंच गया है। खोपड़ी दानव क्रोधित दहाड़ निकालता है, रे की शक्ति में बदलाव को महसूस करता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वो एक नया कौशल, बर्फीली सुई आइस नीडल प्रकट करता है। वो तुरंत इसके बाद एक और अधिग्रहित कौशल फायरबॉल का उपयोग करता है। भीषण एकाग्रता के साथ रे अपनी अंतिम क्षमता, कौशल संश्लेषण, स्किल सिंथेसिस का उपयोग करने की तैयारी करता है। वो लाल और नीली ऊर्जा को निपुणता से एक साथ बुनता है, शक्ति के एक घूमते हुए भंवर में। खोपड़ी दानव ऊपर देखता है, अपने सामने जमा हो रही विशाल ऊर्जा से चौंक जाता है। रे चिल्लाता है, अपनी नई संयुक्त और विनाशकारी रूप से शक्तिशाली फायरलैंड को छोड़ता है। खोपड़ी दानव तेजी से अपना हाथ उठाता है, खुद का बचाव करने के लिए अपना षटकोणी अवरोध जादू करता है। वो अग्निभाला फायरलांस एक विशाल अंधा कर देने वाले विस्फोट में अवरोध से टकराता है। हमले की अत्यधिक शक्ति दानव के जादुई बचाव को तोड़ देती है। रे की मुट्ठी टूटते हुए अवरोध से टकराती है, दानव के हाथ पर वार करती है। एक और वार, वो चिल्लाता है, अब असुरक्षित बॉस पर अपने लगातार हमले को जारी रखता है। वो जानता है कि उसके हमले ने खोपड़ी दानव की रक्षा करने वाली बढ़ावों एनहांसमेंट्स को छीन लिया है। दानव की चमकती आंखें क्रोध से जलती हैं क्योंकि वो अपने बचाव के बिना उसका सामना करता है। रे एक और अग्निभाला दागता है जो सीधे खोपड़ी दानव की छाती पर वार करता है। बॉस पूरी तरह से अस्थिर गहरे लाल जादुई ऊर्जा में घिर जाता है। स्तर ऊपर होने की अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला उसकी दृष्टि में बाढ़ ला देती है, उसकी जीत की पुष्टि करती है। हफ्यू, वो थका हुआ लेकिन विजयी होकर अपनी सांस पकड़ता है। गहन लड़ाई के बाद लड़ाई ने उसके लिए एक नया क्षितिज खोल दिया है। कौशल संश्लेषण, स्किल सिंथेसिस। एक व्याख्या बताती है कि ये उन्नत तकनीक कौशल को जोड़ती है और आमतौर पर स्तर 30 के आसपास अनलॉक होती है। शांत बॉस रूम में बैठे रे राक्षस कोर को पकड़ता है। ये सोचते हुए कि वो जानता था कि वो ऐसा कर सकता है, वो अचानक चीख उठता है, तीव्र दर्द की एक अप्रत्याशित लहर से टकराया हुआ। वो मुंह बनाता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्तिशाली कौशल अवशोषण क्षमता का एक गंभीर दोष, सीरियस ड्रॉबैक है। दृश्य जादूगर संघ मुख्यालय की चमकती आधुनिक गगनचुंबी इमारत में बदल जाता है। रे खोपड़ी दानव से मिला विशाल हरामाना पत्थर स्वागत काउंटर पर रखता है। आसपास खड़े लोगों को यह महसूस होने पर कि उसने कालकोठरी के बॉस को हरा दिया है, लॉबी में हंसी गूंजती है। एक महिला रिसेप्शनिस्ट पूर्ण सदमे में घूरते हुए कहती है कि वो केवल एक दिन में स्तर 33 तक पहुंच गया। रे झेंप कर उसके आश्चर्य पर हंसता है, दावा करता है कि वो बस भाग्यशाली था। अभी भी खबर को प्रोसेस कर रही वो सोचती है कि एक दिन में 30 से ऊपर का स्तर होना पूरी तरह से अनसुना है। पीछे से एक नई आवाज घोषणा करती है कि इस स्तर पर रे बिना शर्त बी रैंक जादूगर बन सकता है। खतरनाक आवाज काई की है, जो 1 सेकंड रुको की मांग के साथ टोकता है। काई तिरस्कार से मुस्कुराता है, सवाल करता है कि वो कुत्ता बी रैंक कैसे हो सकता है और इसे एक गलती बताकर खारिज करता है। रे की अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है क्योंकि वो अपने पुराने सताने वाले काई को देखकर आंतरिक रूप से क्रोधित हो जाता है। रे को नीचा देखते हुए काई संदेह से एक बी रैंक जादूगर के रूप में उसके कथित नए रैंक पर सवाल उठाता है। रिसेप्शनिस्ट डरते हुए पुष्टि करती है कि रे ने वास्तव में लाल टोपी और खोपड़ी दानव दोनों को हरा दिया। काई अविश्वास और तिरस्कार के मिश्रण से रे को घूरता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण बैंगनी ऊर्जा से चमकती हैं क्योंकि वो एक शक्तिशाली हमला करने की तैयारी करता है। अंधेरे जादू का एक अराजक विस्फोट होता है जिससे आसपास के जादूगर उड़ जाते हैं। रे का विद्युतीकृत नीला हाथ काई की गहरी बैंगनी मुट्ठी को उसके चेहरे से बस इंच भर की दूरी पर अवरोधित करता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ
रे हमले को रोक देता है, ठंडे ढंग से टिप्पणी करता है, वो खतरनाक है। पूरी तरह से अप्रभावित दिखते हुए रे मुस्कुराता है और स्वीकार करता है कि हमला खतरनाक था। रिसेप्शनिस्ट मुठभेड़ को देखकर सदमे में काई का नाम चिल्लाती है। काई पुष्टि करता है कि अफवाह सच है। उसकी नजर तीव्रता से रे पर टिकी हुई है। एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ रे शांत ढंग से काई के बयान की पुष्टि करता है। काई उपहास करता है, रे से कहता है कि सिर्फ इसलिए उत्साहित न हो कि उसने एक नया कौशल सीखा है। वो व्यक्तिगत रूप से रे की सच्ची क्षमताओं का परीक्षण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। मुस्कुराते हुए काई अपनी उंगलियां हिलाता है क्योंकि एक भयानक लाल आभा उसे घेर लेती है। रिसेप्शनिस्ट घबराकर काई से पूछती है कि क्या वो वास्तव में संघ भवन में लड़ने की योजना बना रहा है। काई उसकी चिंताओं को खारिज करता है, कहता है कि अगर रे एक असली बी रैंक है तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो झिझक रही है। वो रे की ओर मुड़ता है, तिरस्कार से पूछता है कि क्या उसकी दावा की गई क्षमताएं सब झूठ थीं। रे आंतरिक रूप से अपने विकल्पों पर विचार करता है, ये महसूस करते हुए कि मना करने से केवल भविष्य में परेशानी होगी। इस्पात जैसे संकल्प के साथ रे चुनौती स्वीकार करता है। दृश्य जादूगर संघ के अखाड़े अरीना में बदल जाता है, जहां रे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की तैयारी करता है। काई माना के अंतर के बारे में सोचता है, जबकि रे एक सेकंड के लिए भी चौकन्ना न रहने का संकल्प लेता है। रे शक्ति अंतराल का विश्लेषण करता है, गणना करता है कि स्तर 50 काई संभवतः 5 कौशल को एक साथ श्रृंखला चेन में जोड़ सकता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि संख्याओं की सीधी लड़ाई में वो स्पष्ट नुकसान में है। पहल करते हुए रे अपना पहला हमला बर्फीली सुई छोड़ता है। काई आसानी से एक शक्तिशाली फायरबॉल को बुलाकर जवाबी हमला करता है। बर्फ और आग के विपरीत मंत्र एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। दोनों हमले जादुई ऊर्जा की एक अंधी कर देने वाली चमक में टकराते हैं। अप्रत्याशित विस्फोट की ताकत से काई पीछे खिसक जाता है। हैरान, वो सोचता है कि अभी क्या हुआ। जैसे ही धुआं छटने लगता है, रे अचानक उसके पीछे दिखाई देता है। सुनहरी चमक के साथ चरम शारीरिक वृद्धि एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट को सक्रिय करता है। काई पीले रंग के कौशल को पहचानता है, आश्चर्य के साथ महसूस करता है कि रे एक दोहरे रंग का उपयोग करता है। राय मन ही मन एक गिनती रखता है, ध्यान देता है कि वो काई का चौथा कौशल स्किल था। वो हिसाब लगाता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अब केवल एक कौशल के लिए माना बचा होना चाहिए। अपना मौका देखते हुए राय अपनी मुट्ठी भींचता है और चिल्लाता है। अब वो स्किल सिंथेसिस को सक्रिय करता है, एक शक्तिशाली संयुक्त अग्निभाला हमला करता है। हक्का बक्का, काई को एहसास होता है कि राय नीले और लाल कौशल को मिलाकर 3 रंगों की जादू मैजिक का उपयोग कर सकता है। काई जल्दी से अपना आखिरी बचा हुआ कौशल, एक साधारण फायरबॉल, एक हताश बचाव में फेंकता है। राय का अग्नि भाला आसानी से फायरबॉल पर हावी हो जाता है, काई को जमीन पर गिरा देता है जो घिसटता रहता है। राय विश्वास नहीं कर पाता कि वो इतने बुनियादी कौशल से हार गया। काई विजयी होकर उसके ऊपर खड़ा है, उसके हाथ के चारों ओर लाल ऊर्जा घूम रही है। अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए काई घोषणा करता है कि वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर हैं। एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ काई एक और हमले की तैयारी करता है, राय को नाचने का आदेश देता है। वो अखाड़े में अंधेरे आग्नेय प्रक्षेप्यों, डार्क फायरी प्रोजेक्टाइल्स की एक झड़ी लगा देता है। राय चिल्लाता है क्योंकि वो हमलों की निरंतर बौछार से टकराता है। वो जवाबी हमला करने के लिए जल्दी से अपने हाथ में लाल और नीली ऊर्जा इकट्ठा करता है। राय आने वाले हमले को रोकने के उद्देश्य से अपना अग्नि भाला दागता है। हालांकि काई का जबरदस्त फायरबॉल हमला उस पर भारी पड़ना जारी रखता है। अंतिम प्रयास में राय एक रक्षात्मक मान बाधा, माना बैरियर डालता है। विशाल फायरबॉल राय की जल्दबाजी में बनाई गई ढाल से टकराता है। बाधा टूट जाती है, जिससे राय झटके से हवा में उछल जाता है। जैसे ही काई विजयी रूप से मुस्कुराता है, एक घायल राय अपनी ही शक्तिहीनता को कोसता है। चमकती आंखों और एक क्रूर मुस्कान के साथ काई उपहासपूर्वक तत्काल माफी की मांग करता है। राय अपने दांत पीसता है, ये स्वीकार करते हुए कि वो अपनी वर्तमान सीमित क्षमताओं के साथ जीत नहीं सकता। जमीन पर पराजित पड़ा हुआ वो क्षण भर के लिए हार मान लेने पर विचार करता है, लेकिन अपना संतुलन पाते हुए वो आत्मसमर्पण के विचार को खारिज कर देता है। वो खुद को पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर करता है, चुनौती देते हुए चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा। काई एक विशाल बैंगनी फायरबॉल चलाता है, अपनी शक्ति को दोगुना करने के लिए अपने ओवरक्लॉक्ड कौशल को सक्रिय करता है। राय विद्रोही खड़ा है, काई के ओवरक्लॉक्ड हमले की जबरदस्त बैंगनी आभा में घिरा हुआ है। काई अपने हाथ में अस्थिर गुलाबी ऊर्जा का एक घूमता हुआ गोला इकट्ठा करता है। वो अपनी विशेष चाल एक 10 कॉम्बो क्षय हमला डिकेड अटैक चलाता है। राय इस इमेंस शक्ति को काई की पौराणिक ताकत के स्रोत के रूप में पहचानता है। एक आंतरिक विचार बताता है कि काई किसी भी अन्य राजा की तुलना में एक साथ अधिक मान का उपयोग कर सकता है। लेकिन जैसे ही राय खुद को संभालता है, वो बताता है कि ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ वो चिल्लाता है कि वो काई के इस विशिष्ट कौशल का उपयोग करने का इंतजार कर रहा था।
वो अपनी घोषणा दोहराता है, पुष्टि करता है कि ये वो क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही काई लगातार 10 हमले शुरू करता है, एक कथावाचक टिप्पणी करता है, ये एक दुर्लभ उपलब्धि है। राय आने वाली बौछार से बचने की कोशिश करते हुए हवा में ऊंचा कूदता है। काई पागलपन से हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है कि वो हवा में रहते हुए चकमा देने की सोच रहा है। अंधेरी ऊर्जा प्रक्षेप्यों का झुंड राय पर निर्दयता से निशाना साधता है। अंतर्दृष्टि की एक झलक के साथ राय की आंखें एक शानदार नीली चमकती हैं, क्योंकि वो एक जवाबी हमले की तैयारी करता है। एक सिस्टम विंडो एक नए कौशल मानदंड मनांद के सक्रियण की घोषणा करती है। जमीन से एक विशाल नीला हाथ निकलता है जो हमले को रोकता है। जैसे ही राय सुरक्षित रूप से उतरता है, काई निराशा में अपने दांत पीसता है, हैरान होता है कि राय ने एक और नया कौशल प्रकट कर दिया है। राय शांति से सोचता है कि अगर वो इस खामी का फायदा उठा सकता है तो 10 कौशल कॉम्बो से चकमा देना अर्थहीन है। वो जानता है कि कौशल के कूल डाउन के कारण काई जैसा राजा भी अब कमजोर है। अपना मौका लपकते हुए राय बची हुई जादुई ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की असुरक्षा के कुछ ही सेकंड में वो तुरंत दूरी कम कर देता है। अपनी मुट्ठी भींचकर धड़ाम, राय एक साफ शक्तिशाली वार करता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ा देता है। एक सिस्टम अधिसूचना राय के सच्चे लक्ष्य की पुष्टि करती है, कौशल ओवरक्लॉक चोरी हो गया है। राय का मानना है कि अब जब उसके पास काई की अंतिम क्षमता है तो लड़ाई खत्म हो गई है। काई लड़खड़ाता है, अपनी शक्ति के छीने जाने के भारी खिंचाव को महसूस करता है। राय अपने कमजोर दुश्मन को देखता है, सोचता है कि क्या वो आखिरकार आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन हार मानने के बजाय काई का चेहरा शुद्ध खून से सने गुस्से के मुखौटे में बदल जाता है। वो अपने बर्फ और अंधेरे मान के अंतिम भाग को मिलाता है, एक अंतिम हताश हमले की तैयारी करता है। नीली और बैंगनी ऊर्जाएं एक एकल विनाशकारी शक्तिशाली भंवर में विलीन हो जाती हैं। एक भयंकर दहाड़ के साथ काई अपना अंतिम गुप्त हथियार डीमन लांस चलाता है। राय स्तब्ध है, ये महसूस करते हुए कि काई ने लड़ाई के बीच में ही सबसे मजबूत बैंगनी कौशल सीखने में कामयाबी हासिल कर ली है। नया बना डेमन लांस भयानक बल के साथ उसकी ओर दौड़ता है। उसकी अविश्वसनीय गति करीब आने पर अखाड़े के फर्श को तोड़ देती है। काई अपने चारों ओर क्रिस्टलीय अंधेरी ऊर्जा से घिरा खड़ा है। उसने सब कुछ इस अंतिम चाल में लगा दिया है। राय मुंह बनाता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने अपना पिछला वार केवल इसलिए किया क्योंकि काई लापरवाह था। जैसे ही अराजक ऊर्जा बौछार नीचे आती है, वो जानता है कि अगर वो इससे बच गया तो काई उससे आगे निकल जाएगा। भारी शक्ति उसे सीधे मारती है, जिससे वो सदमे में हवा में उड़ जाता है। काई मुस्कुराता है। जैसे ही वो राय को गिरते हुए देखता है, उसके हाथ से एक अशुभ बैंगनी चमक निकलती है। एक हताश संघर्ष में राय हमले को रोकने के लिए अपना अग्नि भाला दागता है। काई साथ ही अपना डेमन लांस चलाता है, जो सीधे हमले का सामना करता है। दोनों शक्तिशाली भाले बैंगनी ऊर्जा के एक चकाचौंध भरे अराजक विस्फोट में टकराते हैं। कैमरा जादुई प्रभाव के हिंसक घूमते हुए भंवर पर केंद्रित होता है। राय चिल्लाता है क्योंकि वह विस्फोट के शुद्ध बल से पीछे फेंक दिया जाता है। वो खांसता है, प्रभाव से फटी हुई अखाड़े की दीवार से टकराता है। विजयी खड़ा, काई घोषणा करता है कि यह शक्ति ही है जिसके कारण उसे बैंगनी राजा पर्पल किंग कहा जाता है। ये प्रमाण कि वो सबसे मजबूत है। राय दर्द से स्वीकार करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी का डेमन लांस वास्तव में सबसे शक्तिशाली कौशल में से एक है। काई अहंकार पूर्वक उसे चेतावनी देता है कि सिर्फ इसलिए घमंडी न हो जाए कि वो बहुत सारे कौशल का उपयोग कर सकता है। राय के मन में एक नया संकल्प बनता है, क्योंकि वो बैंगनी कौशल पर्पल स्किल की वास्तविक क्षमता के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि अब तक उसकी मान क्षमता माना कैपेसिटी ने उसे केवल 2 रंगों को संश्लेषित करने तक सीमित रखा था। एक हिंसक बैंगनी आभा में नहाया हुआ राय चोरी किए गए कौशल ओवरक्लॉक को सक्रिय करता है। वो आंतरिक रूप से पुष्टि करता है कि उसकी मान क्षमता दोगुनी हो गई है, ये मानते हुए कि उसकी भविष्यवाणी आखिरकार सच हो रही है। राय को एहसास होता है कि ये वो क्षण है जिसका वो इंतजार कर रहा था। काई घबराकर देखता है, ये सोचकर कि अब राय क्या योजना बना रहा है, जब उसकी मान अचानक बढ़ गई है। चमकती आंखों के साथ राय अपने हाथ में अंधेरे अस्थिर ऊर्जा का एक घूमता हुआ द्रव्यमान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो असंभव को करने की तैयारी करता है, एक 3 रंगों का कौशल संश्लेषण जो पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले वो एक लाल कौशल का सार बुलाता है, एक घूमता हुआ गहरा लाल कोर क्रिम्सन कोर। इसके बाद वो एक पीला कौशल येलो स्किल पेश करता है, इसे बढ़ती हुई अंधेरी ऊर्जा के साथ मिलाता है। राय ध्यान से घूरता है, क्योंकि अस्थिर काला और बैंगनी मान उसकी हथेली में एक साथ मिल जाता है। काई अविश्वास में चिल्लाता है, काले मान ब्लैक माना की असंभव अभिव्यक्ति को पहचानता है। राय को याद आता है कि मान के बुनियादी रंग केवल नीला, लाल और पीला माने जाते हैं। उसे याद आता है कि उसे बताया गया था कि वो तीनों प्राथमिक रंगों में से किसी के लिए भी अनुपयुक्त है। एक गंभीर संकल्प के साथ वो जानता है कि वो मूल्यांकन पूरी तरह से गलत था।
वो अपना रहस्य प्रकट करता है। उसने पहले ही उन अन्य प्रकार के मान को निगल लिया और अवशोषित कर लिया था। प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि वो लाल कौशल की शक्ति को मिश्रण में केंद्रित करता है। फिर वो पीले कौशल की ऊर्जा को उसमें मिलाता है, अभूतपूर्व संलयन को पूरा करता है। एक सिस्टम अधिसूचना घोषणा करती है कि कौशल एबिस फ्लेम बनाया गया है। राय अपनी उस क्षमता पर विचार करता है जिससे उसने उस मान को ही निगल लिया जिसे अन्य लोग प्रयोग करते हैं। वो अपनी नई पहचान को गले लगाता है, इस बात की पुष्टि करता है कि वो एक डार्क मेज है। राय अपने हाथ में शुद्ध पाताल ऊर्जा, प्योर अबिसल एनर्जी के नए बने क्रिस्टलीय भाले को देखता है। उसकी आंख उस घूमती हुई अराजक शक्ति को दर्शाती है जिसे वो छोड़ने वाला है। एक शक्तिशाली जोर के साथ राय केंद्रित अंधेरे के गोले को लॉन्च करता है। काई पूर्ण भय में देखता है, चिल्लाता है कि यह संभव नहीं होना चाहिए। राय घूरता है, शुद्ध काले जादू के संघनित गोले को पकड़े हुए। हताशा में कोसते हुए काई एक जल्दबाजी में जादुई रक्षा डालता है। जैसे ही राय फायर करने की तैयारी करता है, काई हमले को रोकने के लिए हताश होकर एक क्रिस्टलीय ढाल बुलाता है। राय पूर्ण अंतिम रूप के साथ अपना अंतिम हमला करता है। वो अपनी नई शक्ति का नाम चिल्लाता है, एबिस फ्लेम। शुद्ध अंधेरे की किरण सीधे काई पर लक्षित होकर अखाड़े में दौड़ती है। काई का चेहरा डर से विकृत हो जाता है क्योंकि एबिस फ्लेम तुरंत उसकी रक्षा को चकनाचूर कर देता है। हमला विनाशकारी बैंगनी और सफेद रोशनी के एक चकाचौंध भरे विस्फोट में जुड़ जाता है। थकान से हाँफता हुआ राय एक हल्की विजयी मुस्कान देता है। परिणाम स्वरूप राय नष्ट हो चुके फर्श पर काई के बेहोश शरीर से दूर चला जाता है। वो थका हुआ लेकिन विजयी होकर घुटनों पर गिर जाता है और फुसफुसाता है, मैंने कर दिखाया। अचानक उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो उसे हैरान कर देती है। वो एबिस फ्लेम की अपार शक्ति पर विचार करता है जिसे उसने अभी अभी बनाया है। रिसेप्शनिस्ट नष्ट हुए अखाड़े में दौड़ती हुई आती है, ये जांचने के लिए पुकारती है कि क्या राय ठीक है। विनाश को घूरते हुए वो सोचती है कि किस तरह का कौशल इतना नुकसान पहुंचा सकता है। राय निष्कर्ष निकालता है कि इस स्थिति में वो अब अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकता। गहरे छायादार ऊर्जा उसके दस्ताने वाले हाथ के चारों ओर घूमती रहती है। वो अजीब शक्ति की जांच करता है, इसे एक काला कौशल के रूप में पहचानता है। रिसेप्शनिस्ट प्रदर्शन को घूर कर देखती है, उसका भाव शुद्ध सदमे का है। जैसे ही उसकी अंधेरी शक्ति के अंतिम निशान गायब होते हैं, वो राय के पास पहुंचती है। राय पूछता है कि क्या उसे अपने काले कौशल की रिपोर्ट करनी होगी, ये स्वीकार करते हुए कि वो अपनी नई शक्ति को गुप्त रखना पसंद करेगा। वो घबरा जाती है, जल्दी से स्पष्ट करती है कि उसका सदमा उसके रहस्य के बारे में नहीं था। वो समझाती है कि उसे बस लगता है कि वो एक बहुत बड़ा अवसर चूक रहा है, जिससे राय भ्रमित हो जाता है। एक कथावाचक बताता है कि प्रत्येक रंग के सबसे मजबूत जादूगर को राजा किंग का प्रतिष्ठित खिताब दिया जाता है। उसकी नई मिली शक्ति के साथ एक सिस्टम घोषणा करता है कि राय को अब ब्लैक किंग माना जा सकता है। राय चुपचाप अपने नए खिताब के वजन पर विचार करता है। एक राजा हूं? वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि राजा बनने से वास्तव में उसका स्तर लेवल काफी नहीं बढ़ा है। विषय बदलते हुए राय रिसेप्शनिस्ट से एक सवाल पूछने के लिए मुड़ता है। राय पूछता है कि क्या काई ठीक है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे आश्वासन देती है कि एक राजा के रूप में काई जल्दी ठीक हो जाएगा। आह भरते हुए वो उसकी स्थिति की परवाह किए बिना काई को मेडिकल रूम में ले जाने का फैसला करती है। उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट चमकता है। राय का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि वो पूछता है कि ये क्या है। राय का भाव संदेश को देखते ही शुद्ध सदमे में बदल जाता है। एक उच्च प्राथमिकता चेतावनी हाई प्रायोरिटी वार्निंग घोषणा करती है कि लेवल 70 डंगॉन डंजन इकाबुकुरो पार्क में दिखाई दिया है। रिसेप्शनिस्ट अविश्वास में अपने फोन को घूर कर देखती है, जबकि राय चौंकाने वाली खबर को समझता है। गंभीर प्रत्याशा के साथ राय को एहसास होता है कि जिस क्षण की उसने भविष्यवाणी की थी वो आखिरकार आ गया है। एक अशुभ लाल गेट ओमिनस रेड गेट साकार होता है जो इकाबुकुरो डंगॉन के आगमन का संकेत देता है। राय के ब्लैक किंग बनने और एक नए लेवल 70 डंगॉन के खुलने के साथ क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इस नए खतरे का सामना कैसे करता है?